एपिसोड 38। वे बहुत अहंकारी और दबंग तरीके से काम करते हैं। वे न केवल तियांडी शहर में तियानलोंग भाड़ी के सैनिकों के समूह के दुश्मन हैं, इस विघटन के परिणामस्वरूप सभी संसाधन और क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे तथा मृत्यु की 90% संभावना होगी। लेकिन अब उनके जीवन और मृत्यु की परवाह किसे है? विशेष दूत, वह कहाँ हैं? हुंग जिनलिंग ने यूनमिंग की ओर इशारा किया। इस समय यूनमिंग अभी भी चिल्ला रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऊपरी डोमेन से हूँ। उसे मार डालो उसे, फैंग चेन ने हल्के से कहा। वह निचले क्षेत्र में अपने लिए कोई शत्रु नहीं छोड़ेगा। हाँ, हॉन जिनलिंग को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। यूनमिंग कांप उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना क्रूर होगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, वह पागलों की तरह दहाड़ा। हॉन जिनलिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अपने हाथ की एक लहर से उसके अंगों की सभी मेरिडियन निष्क्रिय हो गईं। यूनमिंग दर्द से चीखी और बेहोश हो गई। फैंग चेन ने कहा, बड़े होंग, अब जब समस्या हल हो गई है तो मुझे टोंग्यू ज़ेड स्लिप्स के बारे में पूछने दें। हॉन जिनलिंग दंग रह गए और बोले, विशेष दूत के पास प्रथम स्तरीय लुओशेन आदेश है। ज़ेड स्लिप्स की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बिना किसी प्रतिबंध के अपनी इच्छानुसार दोनों क्षेत्रों में ऊपर नीचे जा सकता है। फैंग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने सोचा कि झाओ शिमाई ने उससे पहले क्या कहा था। अच्छा ऐसा है। तियांडी शहर में आने के बाद उसने हमेशा सोचा कि उसे ज़ेड स्लिप्स की आवश्यकता है, इसलिए उसने लुओशेन ऑर्डर नहीं निकाला। हालांकि उन्होंने लोटियन टॉवर में दिव्य दंत तलवार प्राप्त की, जिसे एक सार्थक यात्रा माना गया। विशेष दूत, आप बातचीत करने के लिए हवेली में क्यों नहीं आते? हॉन जिनलिंग ने आमंत्रित किया। अच्छा, फैंग चेन ने सिर हिलाया। वह लुतियान क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन ऊपरी क्षेत्र के ये लोग कम से कम एक दो बातें तो समझ ही सकते थे। उन्होंने रुओ झेंगुओ से कहा, दोस्तों, चलो यही विदा लेते हैं। मुझे तियांडी शहर में लाने के लिए धन्यवाद के तौर पर आप स्ट्रेंज वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के प्रभारी होंगे। रुओ झेंगुओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर छोटे भाई फैंग की मदद न होती तो मुझे डर है कि हमारा तियानलोंग नष्ट हो गया होता। आपको धन्यवाद देना हमारे ऊपर है। भेड़िए के संसाधनों के लिए हम उन्हें बाद में शहर के स्वामी की हवेली में भेज देंगे। यह आप इसके लायक हैं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे चीजें मेरे लिए केवल बोझ होंगी, उन्हें भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन रुओ झेंगुओ कुछ और कहना चाहता था। फैंग चेन ने आगे कहा, भाई रुओ, यदि आप बात करना जारी रखते हैं तो मेरे पास अपने विशेष दूत विशेषाधिकारों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये सुनकर रुओ झेंगुओ केवल असहाय होकर सिर हिला सका। भाई फैंग, मैं आज की आपकी दयालुता का ऋण नहीं चुका सकता। अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़े तो बस कह दीजिए। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ। उसने हाथ में हाथ डालकर कहा, न केवल अंकल रुओ, बल्कि हमारा पूरा तियानलोंग भाड़े का सैनिक समूह भी। कैप्टन किन ने कहा। अन्य लोगों ने भी कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद विशेष दूत फैंग। यदि भविष्य में आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमें बताइए। रुओ भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी। अंत में उसने फैंग चेन से कहा, लुतियान क्षेत्र में जाने के बाद सावधान रहना। फैंग चेन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह हॉन जिनलिंग और अन्य लोगों के साथ वहां से चले गए। रुओ ने फैंग चेन की पीछे हटती पीठ को देखा। उसका चेहरा जटिलता और उदासी से भरा हुआ था। जब रुओ झेंगुओ ने ये देखा तो उसने धीरे से आह भरी और कहा, रुओ, छोटे भाई फैंग और हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। हालांकि इस बार हम भाग्य से मिले, लेकिन ये सिर्फ भाग्य है। रुओ उदास दिखी और धीरे से सिर हिलाया। पिताजी, मैं समझती हूँ। फैंग चेन हॉन जिनलिंग और अन्य बुजुर्गों के समर्थन से शहर के स्वामी की हवेली में आया। मुझे आश्चर्य है कि विशेष दूत का नाम क्या है? हॉन जिनलिंग ने चाय मांगते हुए पूछा। उपनाम मेंग है और नाम चेन है, फैंग चेन ने कहा। चूंकि यह आदेश मैया द्वारा दिया गया था, इसलिए इस नाम का उपयोग करना अधिक सुरक्षित होगा। दूत मेंग युवा और होनहार हैं, जो वास्तव में सराहनीय है। हॉन जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हास्यास्पद है। हॉन जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यह कोई हास्यास्पद तारीफ नहीं है। ऊपरी डोमेन में भी बहुत कम लोग हैं जो लोटियन टॉवर को पार कर सकते हैं। मेंग दूत की प्रतिभा लोटियन डोमेन में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व है।
ये सुनकर फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह आसानी से पास हो सकता था और ऐसे कई अन्य लोग भी होंगे जो पास हो जाएंगे। उसने पूछा, एल्डहून, मुझे नहीं पता कि लोटियन क्षेत्र में अब क्या संकेत हैं। मैं आपकी इस बात से असंतुष्ट हूं कि मैं हमेशा से शेनडोंग क्षेत्र में रहा हूं और यह टोकन मुझे किसी ने दिया था। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह, विशेष दूत मेंग को निचले क्षेत्र में लुओशिन संप्रदाय के शीर्ष अधिकारियों ने देखा था। ये और भी अविश्वसनीय है। ये पहली बार है जब मैंने निचले क्षेत्र में सुना है कि निचले क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को महत्व दिया गया है। हॉन जिनलिंग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह महज एक संयोग है। तो विशेष दूत मेंग जानना चाहते हैं कि ऊपरी क्षेत्र में अब क्या हो रहा है? हॉन जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। फैंग चेन ने सिर हिलाया। हॉन जिनलिंग की मुस्कान वैसी ही रही। विशेष दूत मेंग ने वास्तव में सही व्यक्ति से पूछा है। यद्यपि हम निचले क्षेत्र में हैं, फिर भी हम ऊपरी क्षेत्र की जानकारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। विशेष दूत मेंग कौन सी जानकारी जानना चाहते हैं? उसके हाथ में एक प्रकाश चमका और उसके हाथ में एक जेड पर्ची प्रकट हुई। ये लोटियन क्षेत्र में हाल ही की सभी खबरें हैं, साथ ही विभिन्न बलों, खतरनाक स्थानों, जेडी आदि के वितरण का परिचय भी है। यह इसमें दर्ज है। उसके यहाँ होने से मेंग विशेष दूत लोटियन क्षेत्र में जाने पर निश्चिंत हो सकता है। फैंग चेन ने जेड पर्ची ली और कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हॉन जिनलिंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। दूत मेंग, आपको विनम्र क्यों होना चाहिए? आपको यही करना चाहिए। बाद में फैंग चेन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि हम लुतियान क्षेत्र तक कब पहुंच सकेंगे? हॉन जिनलिंग ने कहा, आप कल वहां पहुंच सकते हैं। फैंग चेन ने सिर हिलाया। हॉन जिनलिंग ने कुछ सोचा और कहा, वैसे विशेष दूत मेंग इस बार लुतियान क्षेत्र जा रहे हैं और हो सकता है कि वे इस क्यूशू सम्मेलन में भाग लेने में सक्षम हों। क्यूशू सम्मेलन? फैंग चेन का दिल द्रवित हो गया। उसने गंगहू को एक बार पहले भी यह कहते सुना था। इसके अलावा 9 प्रांतों के सम्मेलन में न केवल लुओ त्यानिल बल्कि आसपास के कई क्षेत्र भी भाग लेंगे और त्यानिल दिव्य संप्रदाय भी जाएगा। हॉन जिनलिंग ने सिर हिलाया। विशेष दूत मेंग बहुत प्रतिभाशाली हैं और इस 9 प्रांत सम्मेलन में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। जब तक वह 9 प्रांत सम्मेलन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तब तक उन्हें एक महान अवसर मिल सकेगा। मुझे विश्वास है कि विशेष दूत मेंग कभी निराश नहीं होंगे। फैंग चेन ने एक क्षण सोचा, सिर हिलाया और पूछा, ये 9 प्रांतों का सम्मेलन कब शुरू होगा? ऐसा होना चाहिए, अभी भी आधा साल बाकी है। हॉन जिनलिंग ने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, मैं इसे याद रखूंगा। फैंग चेन के जाने के लिए सहमत होने की बात सुनकर हॉन जिनलिंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने आगे कहा, विशेष दूत मेंग, मेरा एक अवांछित अनुरोध है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सहमत हो सकते हैं? बस ये कह दो, यदि संभव हो तो कृपया इस जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे लुओशिन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करें। क्यों? हॉन जिनलिंग ने धीरे से आह भरी। विशेष दूत मेंग, हालांकि हमारे लुओशिन संप्रदाय की निचले डोमेन में बहुत प्रतिष्ठा है, यह ऊपरी डोमेन में केवल एक तीसरे स्तर की ताकत है और इस बार संप्रदाय में प्रतिभा का अंतर है। मुझे डर है कि हमें इस जिउझोउ सम्मेलन में कोई अच्छी रैंकिंग नहीं मिलेगी और जिउझोउ सम्मेलन में एक अच्छी रैंकिंग एक संप्रदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं विशेष दूत मेंग से एक बार कदम उठाने के लिए कहना चाहूंगा। यदि आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो संप्रदाय निश्चित रूप से आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। अंतर? फैंग चेन दंग रह गया। ज़ियाओमायर के बारे में सोचकर लुओशिन संप्रदाय में ज़ियाओमायर के साथ परिणाम निश्चित रूप से खराब नहीं होंगे। ज़ियाओमायर कहाँ है? अगर वह यहाँ है तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उसने पूछा। शाओमी? हॉन जिनलिंग दंग रह गए। ये शाओमी कौन है? फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, ऊपरी क्षेत्र से एक मित्र। मुझे लगा कि वह लुओशिन संप्रदाय की शिष्या है। मैं समझता हूँ, हो सकता है, लेकिन लुओशिन संप्रदाय में हजारों शिष्य हैं, इसलिए ये सामान्य बात है कि मैं उसे नहीं जानता। हान जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मैं इस पर विचार करूंगा। फैंग चेन ने कहा। हॉन जिनलिंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ। हालांकि फैंग चेन सहमत नहीं था, लेकिन कम से कम कुछ उम्मीद तो थी। ठीक है, उस स्थिति में मैं संप्रदाय को इसकी सूचना दूंगा। मुझे विश्वास है कि शीर्ष नेता दूत मेंग को संतोषजनक उत्तर देंगे। प्रतिवेदन: इस समय
कोई बाहर से आया और कहा, बड़े को रिपोर्ट करें कि युनमिंग ने कबूल कर लिया है। बोलना, हॉन जिनलिंग ने कहा। उसने कबूल किया कि उसने वास्तव में किसी और से लेवल 4 लुओशेन ऑर्डर चुराया था और इसे चुराने के बाद उसने इसका इस्तेमाल निचले डोमेन में भागने के लिए किया। आदमी ने कहा। हॉन जिनलिंग को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने सिर हिलाया। इस मामले में लुओशेन संप्रदाय के नियमों के अनुसार उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। हाँ, आदमी ने ऑर्डर लिया और चला गया। हॉन जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, विशेष दूत मेंग, आइए बातचीत जारी रखें। ठीक है, फैंग चेन ने सिर हिलाया। वे ऊपरी क्षेत्र के बारे में बातचीत करते रहे और युनमिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और आज रात शांतिपूर्ण नहीं थी। गुइलांग भाड़े के सैनिकों के समूह ने मूल रूप से संपत्ति को गुप्त रूप से स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्यानलों के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जल्द ही सिटी लॉर्ड के महल से लोग आ पहुंचे और उन्होंने गुइलांग भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी लोगों को मार डाला, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। लेकिन फैंग चेन के लिए यह एक शांतिपूर्ण रात थी। अगली सुबह हॉन जिनलिंग फैंग चेन को खोजने आया। लुओटियन डोमेन का मार्ग खुलने के लिए तैयार था। हॉन जिनलिंग के नेतृत्व में वे नगर के स्वामी के भवन में तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे डोमेन दीवार तक नहीं पहुंच गए। यहाँ एक विशाल मंच है और मंच के मध्य में एक संरचना है। इस समय सिटी लॉर्ड के भवन में लोग संरचना खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा फैंग चेन ने यह भी पाया कि यहाँ अन्य लोग भी हैं और ऐसा लगता है कि वे भी उसके साथ ऊपरी डोमेन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हॉन जिनलिंग ने फैंग चेन का परिचय दिया, विशेष दूत मेंग, हालांकि ये लोग भी ऊपरी डोमेन में जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपसे अलग व्यवहार किया जाता है। ऊपरी डोमेन में जाने के बाद वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन होंगे और उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर निचले डोमेन में लौटने की आवश्यकता होगी, अन्यथा उन्हें सीधे मार दिया जाएगा। इसी समय 2 और लोग आ गए। ये 2 महिलाएं हैं जो सफेद कपड़े और बर्फ की स्कर्ट पहने हुए हैं। उनमें परी आत्मा, नाजुक और सफेद त्वचा और सुंदर और गतिशील चाल है। लेकिन दोनों महिलाओं ने अपने चेहरे को ढकने के लिए सफेद मास्क पहना हुआ है। लेकिन वास्तव में इसी वजह से लोग कल्पना कर सकते हैं और भी अधिक गतिशील हो सकते हैं। हॉन जिनलिंग ने भी दोनों महिलाओं को देखा और याद दिलाया, विशेष दूत मेंग, केवल ये दोनों ही बहुत खास हैं और उनकी पहचान भी बेहद रहस्यमयी है। वे आपकी तरह ही अपनी इच्छानुसार दोनों डोमेन में ऊपर नीचे जा सकती हैं। वह फैंग चेन को याद दिला रही थी कि वह अपनी इच्छा से दूसरों को उकसाए नहीं। फैंग चेन ने सिर हिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। आपके स्मरण के लिए धन्यवाद एल्डर हॉन। मैं ध्यान दूंगा। इसी समय अचानक मंच से प्रकाश की एक किरण निकली, सीधे आसमान में। ये देखकर हॉन जिनलिंग ने कहा, दोनों डोमेन जुड़ गए हैं। दूत मेंग, कृपया अंदर जाएं। फैंग चेन ने सिर हिलाया और प्रकाश के घेरे में कदम रखा। अन्य लोग भी उसमें घुस गए, जिनमें 2 नकाबपोश महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि प्रकाश चक्र केवल 2 मीटर लंबा और चौड़ा है, लेकिन इस पर 1 दर्जन से अधिक लोगों के खड़े होने में कोई समस्या नहीं है। ये देखकर कि सभी ने उस पर कदम रख दिया है, हॉन जिनलिंग ने कहा, हर कोई कृपया याद रखे कि मैं आगे क्या कहता हूँ। आखिरकार अभी भी कुछ जोखिम होंगे। ट्रांसमिशन प्रक्रिया के दौरान चक्कर आने की तीव्र अनुभूति होगी, इसलिए कृपया तैयार रहें। साथ ही कृपया ट्रांसमिशन रेंज से बाहर न निकलें, अन्यथा आप केवल स्पेस क्रैक से ही फटे जाएंगे। उसने निर्देश दिया। सभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी को हॉन जिनलिंग की बातें याद रहीं। क्या होगा अगर प्रसारण के दौरान कोई कार्रवाई कर दे? एक आदमी ने अचानक पूछा। ये सुनकर हॉन जिनलिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर शांति से मुस्कुराया, कार्रवाई करें। चिंता न करें, जब तक कि यह एक महान ताओवादी न हो, यह नहीं किया जा सकता है। यदि कोई महान ताओवादी कार्रवाई करता है, तो इसका एकमात्र परिणाम ये होगा कि दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे। इससे कई लोगों को आश्वस्ति मिली। आखिरकार इस बार टेलीपोर्ट किए जा रहे सभी लोग झोउ युआन क्षेत्र में थे, इसलिए बहुत अधिक खतरा नहीं होगा। इस समय एक बुजुर्ग ने हॉन जिनलिंग को थोड़ा सा सिर हिलाकर इशारा किया। ये देखकर हॉन जिनलिंग ने कहा, सभी टेलीपोर्टेशन तैयार है और इसे किसी भी समय टेलीपोर्ट किया जा सकता है। ये सुनकर 10 से अधिक लोग सतर्क हो गए और चक्कर आने से बचने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर हॉन जिनलिंग मुस्कुराए और कहा, हर किसी को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और टेलीपोर्टेशन के दौरान दृश्यों को देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अविस्मरणीय होगा। ठीक है, बस इतना ही, टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया है।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी लुओतियानियों में सुचारू और विजयी वापसी करेंगे। टेलीपोर्टेशन सरणी धीरे धीरे प्रकाशित हुई और प्रकाश की किरणों ने फैंग चेन और 10 से अधिक लोगों को घेर लिया। अगले ही पल फैंग चेन और 10 से ज्यादा लोग रोशनी और छाया में बदल गए, तेजी से आसमान में उड़ गए। हॉन्ग जिनलिंग ने तेजी से लुप्त होती रोशनी को देखा और कहा, हालांकि ऊपरी डोमेन अच्छा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा और भी अधिक तीव्र है। हर महीने निचले डोमेन के लोग जो सोचते हैं कि वे प्रतिभाशाली हैं, वहां जाते हैं, लेकिन अंत में वे सभी अज्ञात या मृत होते हैं। दूत मिंग, आप इसे कैसे हल करेंगे? फैंग चेन अंतरिक्ष की भयावह फाड़ने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था और चक्कर आने की तीव्र भावना भी उसके दिल में उमड़ पड़ी। वह थोड़ा उदास हो गया, लेकिन वह घबराया नहीं। चेतना और भौतिक शरीर के वर्तमान सागर के साथ ये चीज कुछ भी नहीं थी। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा और जब उसने आगे देखा तो दृश्य देखकर वह दंग रह गया। इस समय वह अभी तक बादल की परत में प्रवेश नहीं कर पाया था और पूरा शेंडोंग डोमेन उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था और यह छोटा और छोटा होता जा रहा था। जल्द ही वांजियांगवन, त्यानहु यांडी और यहाँ तक कि त्यान्यू दिव्य संप्रदाय पर केंद्रित संपूर्ण शेंडोंग क्षेत्र भी फैंग चेन की आंखों में प्रतिबिंबित हो गया। फैंग चेन ये भी देख सकता था कि शेंडोंग डोमेन के अंतर्गत एक महाद्वीप था और उसके और शेंडोंग डोमेन के बीच का अंतर शेंडोंग डोमेन और लोटियन डोमेन के बीच के अंतर जैसा था। क्या ये कितियन महाद्वीप है? एक महाद्वीप, एक सीढ़ी, एक दुनिया। जो लोग उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं, उन्हें इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की आशा होती है। फैंग चेन ने विशाल दुनिया को दृढ़ दृष्टि से देखा। इस समय वह इस दुनिया के शीर्ष पर कदम रखने के लिए बेहद उत्सुक था। फैंग चेन ने पाया कि न केवल वह अपनी आंखें खोल सकता है, बल्कि सफेद वस्त्र पहने दोनों महिलाएं भी अपनी आंखें खोल सकती हैं। हालांकि वे मुखौटे पहने हुए थे, फैंग चेन महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें उसकी तरह नीचे देख रही थीं। जैसे कि फैंग चेन की निगाहों से अवगत हों, दोनों महिलाओं ने भी उस ओर देखा। फैंग चेन ने पाया कि दोनों महिलाओं की चाल ढाल बहुत समान थी तथा उनके केशविन्यास और शरीर भी लगभग एक जैसे थे, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। जुड़वा बच्चे, उसने मन ही मन अनुमान लगाया। दूसरी महिला ने बस उनकी ओर देखा और वापस मुड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उनमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही थी। इस समय वे बादलों पर आ गए। बादलों का अंतहीन समुद्र तुरंत फैंग चेन के सामने प्रकट हो गया। शानदार, राजसी। ऊपर जाते समय फैंग चेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आध्यात्मिक प्रवाह परत और आकाशीय गड़गड़ाहट परत, जिसका उल्लेख रुओ झेंगू ने किया था, दिखाई नहीं दे रही थी। आध्यात्मिक प्रवाह परत और आकाशीय गड़गड़ाहट परत अदृश्य हैं। केवल जब आप बलपूर्वक सीमा पार करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी की घटनाएं दिखाई देंगी। लुओशेन गेट द्वारा व्यवस्थित टेलीपोर्टेशन सरणी इन दो परतों द्वारा महसूस नहीं की जाएगी, इसलिए ये दिखाई नहीं देगी। जब फैंग चेन उलझन में था तो दो नकाबपोश महिलाओं में से एक ने स्पष्टीकरण देने के लिए अपना मुंह खोला। महिला की आवाज चांदी की घंटी की तरह सुंदर है। जुएर, ज्यादा बात मत करो, एक और महिला बोली। उसकी आवाज पहले वाली जैसी ही थी, लेकिन और भी ठंडी थी। बहन, हम ऊपरी क्षेत्र में वापस जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जुए ने दुखी होकर कहा। दूसरी औरत कुछ नहीं बोली। धन्यवाद, फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। मैं मिंग चेन हूँ। जुए ने कहा, मुझे पता है, कल आपने लोटियन टॉवर को साफ कर दिया था और मैं देखना चाहता था। सच कहूं तो मैं वास्तव में आश्चर्यचकित था कि निचले डोमेन में कोई व्यक्ति लोटियन टॉवर को साफ करने में सक्षम था। फिर उन्होंने कहा, यह भाग्य नहीं है जो स्तर को पार कर सकता है, ये पूर्ण शक्ति है। हालांकि अभी भी कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने लोटियन टॉवर में लोटियन क्षेत्र के स्तर को पार कर लिया है। मेरी बहन और मैंने भी स्तर पारित किया है, इसलिए यह अच्छी बात नहीं है। गर्व है। जुएर, चुप रहो, एक अन्य महिला ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और डांटा। जुएर थोड़ा सिकुड़ गया और बोलना बंद कर दिया। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह मुस्कुराया, अपने हाथों को मोड़ा और कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद साथी ताओवादी। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। ये जानना अच्छा है, जुए ने जल्दी से कहा, और फिर उसने और बोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि फैंग चेन भी मुखौटे के माध्यम से जुए को घूर रही एक अन्य महिला की ठंडी निगाह को महसूस कर सकता था। फैंग चेन हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ऐसे ही चाय का समय बीत गया। वे धीरे धीरे बादलों से दूर चले गए और लुतियान क्षेत्र में पहुंचने वाले थे। जैसे ही पवित्र प्रकाश ने आकाश को घेर लिया, चक्कर धीरे धीरे गायब हो गया।
तभी फैंग चेन और अन्य लोगों को लगा कि प्रसारण बंद हो गया है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक बड़ा वर्ग देखा। इस समय यहाँ कुछ भिक्षु सफेद पंख वाले ताओवादी वस्त्र पहने हुए हैं। वे लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए। उनके बाईं और दाईं ओर 8 अन्य टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म हैं, जो अन्य 8 शहरों के प्रवेश द्वार प्रतीत होते हैं। फैंग चेन ने फिर आसमान की ओर देखा। आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे और सूरज उसके शरीर पर चमक रहा था। ये शेनडोंग क्षेत्र से बहुत अलग नहीं लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी, यहाँ तक कि शेनडोंग डोमेन के केंद्रीय क्षेत्र से भी कम नहीं थी। तुम्हें पता है, ये लोटियन क्षेत्र का बाहरी इलाका है। इस समय 2 भिक्षु आगे बढ़े, फैंग चेन और अन्य लोगों को घूरते हुए अहंकार से कहा, हमें टोंग्यू जेड स्लिप दिखाओ। फैंग चेन और निचले क्षेत्र के अन्य लोगों का सामना करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, कई लोगों ने तुरंत टोंग्यू जेड स्लिप को सम्मानपूर्वक सौंप दिया। मेरे प्रभु, यह मेरी टोंग्यू जेड स्लिप है और मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। एक मोटा आदमी आदरपूर्वक आगे आया और न केवल टोंग्यू जेड स्लिप बल्कि एक छोटा सा भंडारण बैग भी निकाला। लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्य ने अहंकार से जेड पर्ची और भंडारण बैग लिया और इसे थोड़ा महसूस करने के बाद वह मुस्कुराया। आपका ठीक है, आप पास हो गए, उसने हल्के से कहा। धन्यवाद सर, मोटे आदमी ने खुश होकर कहा। ये देखकर अन्य लोग भी जेड पर्चियां और उपहार सौंपकर आगे बढ़ गए। जल्द ही केवल फैंग चेन और जुएर ही बचे। ये हमारी जेड पर्ची है। जुएर ने जेड पर्ची सौंप दी, लेकिन कोई उपहार नहीं दिया। जब लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्यों ने ये देखा तो उनके चेहरे तुरंत उतर गए। जेड पर्ची लेने के बाद उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा। जुए चौंक गई और बोली, टोंग्यू जेड स्लिप मेरे पहचान को साबित करने के लिए पर्याप्त है। लुओंगशेन संप्रदाय में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत मुझे इसे वापस लेना पड़े। लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम्हें इसे उतारना ही होगा। यदि तुम इसे नहीं उतारोगे तो आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम बहुत आगे जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हें रिश्वत देने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। तुम हमारे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो। जुए ने गुस्से से कहा। लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्य का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसके हाथ में रोशनी की एक चमक चमक उठी। एक लंबी तलवार दिखाई दी। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें बदनाम करने की? आओ, उन्हें गिरफ्तार करो, वह गुस्से से चिल्लाया। अचानक कई शिष्य हाथ में जादुई हथियार लेकर आए। जुएर गुस्से में थी और बहस करना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया। बड़ी बहन ने कहा, मुझे खेद है, मेरी बहन का कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्य ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो इसे उठा लो। फिर हाँ, यद्यपि जुए और दूसरी लड़की ने मुखौटे पहने हुए थे, फिर भी उनका गर्वित रूप और स्वभाव स्पष्ट था और यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वे दोनों सुंदर थीं। ज्यादा दूर मत जाओ। जुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया। सब लोग, हम भी लुतियान्यू से हैं, बड़ी बहन ने कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, चूंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे, इसलिए हमारे पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलो। लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्यों ने दोनों को समझाने का मौका भी नहीं दिया और वे गुस्से में चिल्लाने लगे और हमला करने वाले थे वगैरह। इस समय फैंग चेन आगे बढ़ा और जुए और दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो गया। लुओंगशेन संप्रदाय के शिष्यों को उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मौत से नहीं डरता। वे चिल्लाए, तुम कहाँ से आए हो, कमीने? क्या तुम अभी भी हीरो बनना चाहते हो और सुंदरता को बचाना चाहते हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना दफन के मरो। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वह इसकी परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जुए ने पहले ही उसे अपने संदेह समझा दिए थे, इसलिए वह इसे ऐसे ही नहीं देख सकता था। तुम्हें अपने काम की कीमत के बारे में सोचना चाहिए, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। कीमत? उस आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे निचले लोग के लोगों को मारना मनुष्यों को मारने से अलग नहीं है। इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। वह फैंग चेन से बात करना जारी रखने में बहुत आलसी था। जाओ, पहले इस आदमी के हाथ, पैर और डेंटियन को नष्ट करो। हाँ। बाकी लोग भी सहमत हो गए और मुस्कुराते हुए फैंग चेन की ओर चल पड़े।
फैंग चेन के चेहरे पर बर्फ सी जमी हुई थी और वह चिल्लाया, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। अगले ही पल उसने प्रथम स्तर का लुओशेन ऑर्डर निकाल लिया। कमल भगवान का आदेश, ये स्तर 1 है। उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया और अन्य लोगों का भी। अन्य लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगे, विशेष दूत से मिलिए। उस व्यक्ति ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और वह जमीन पर घुटनों के बल झुककर दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करने लगा, विशेष दूत, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अंधा था और एक महान व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, मेरी जान बख्श दीजिए। फैंग चेन थोड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि यह टोकन ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को डरा सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना उपयोगी होगा। उसके पीछे खड़े जुए ने कहा, लुओशेन आदेश के इस स्तर में संप्रदाय के शिष्यों के जीवन और मृत्यु का फैसला करने की शक्ति है। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना डरा हुआ था। हालांकि वह अभी अभी लुओतियानियों में आया था और परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। जैसे ही वह अपना मुंह खोलकर उन्हें बाहर जाने के लिए कहने वाला था, एक आकृति तेजी से यहाँ आई। वह एक महिला थी जो चमकदार लाल पोशाक पहने हुए थी। उसका शरीर आकर्षक और रूप रंग सुंदर था। लेकिन जब उसने देखा कि शिष्य फैंग चेन के सामने झुक रहा है तो वह बहुत क्रोधित हो गई। मु जू, तुम क्या कर रहे हो? वह शिष्य के सामने आए, फैंग चेन को गुस्से से घूरते हुए चिल्लाए, तुम कौन हो? तुम मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी उसकी नज़र फैंग चेन के प्रथम स्तरीय लुओशेन ऑर्डर पर पड़ी। लेकिन वह डरी नहीं, बल्कि और भी अधिक उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए, कमीने, यह मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लुओशेन ऑर्डर का पहला स्तर है। मैं म्यू किनकिन हूँ, मास्टर 8 महान हॉलों की स्वामी है। अगर तुमने वास्तव में मेरे भाई के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की, भले ही तुम्हारे पास लुओशेन ऑर्डर हो, मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान करवाऊंगी। ये सुनकर फैंग चेन की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। वह इसे जाने देना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे बार बार अपमानित किया और धमकाया था, इसलिए वह उसे असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। सच में? तो फिर मैं एक नज़र देखना चाहूंगा, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम क्या करना चाहते हो? म्यू किनकिन ने अपने पीछे अपने छोटे भाई म्यू जू को बचाते हुए कहा। फैंग चेन ने कहा, विशेष दूत का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। सजा स्वीकार करें। आने से पहले उन्होंने प्रथम स्तर के दूत के अधिकारों के बारे में सीखा। यदि कोई शिष्य किसी दूत को अपमानित करता है तो उसे उसकी साधना समाप्त करके दंडित किया जाएगा। तुमने हिम्मत की। म्यू किनकिन गुस्से में थे, लेकिन अगले ही पल फैंग चेन की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और उसे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। जब तक वह संभलती, फैंग चेन पहले ही उसके पीछे आ चुका था। अगले ही पल म्यू जू चीखा और उछलकर बाहर आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। छोटा भाई, म्यू किनकिन जल्दी से म्यू जू की तरफ आ गया। बहन, मेरी साधना चली गई, मेरी सारी साधना चली गई। म्यू जू ने अपने शरीर में दर्द को अनदेखा करते हुए भयभीत होकर चिल्लाया। म्यू जू अभी केवल जनजात क्षेत्र में है, इसलिए फैंग चेन के लिए उसकी साधना को नष्ट करना बहुत आसान होगा। बेशक उसने अपने डेंटियन को नष्ट नहीं किया, इसलिए उसके पास अभी भी इसे पुनर्निर्माण करने का मौका है, लेकिन इसे ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। बहन, उसे मारने में मेरी मदद करो, उसे मार डालो। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था और उसने नाराजगी भरी आंखों से फैंग चेन की ओर देखा। म्यू किनकिन ने नाराजगी भरी नज़र से फैंग चेन को देखा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। उसके हाथ में एक पतली तलवार दिखाई दी और वह जानलेवा इरादे से फैंग चेन की ओर बढ़ी। ये देखकर फैंग चेन ने मन ही मन आह भरी। इससे दुश्मन नाराज हो जाएगा, जो अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। अगर वह शुरू से ही डरपोक होता तो वह खुद नहीं होता। रुकना। जैसे ही वे दोनों लड़ने वाले थे, अचानक एक आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद गति का एक उछाल उन दोनों की ओर बढ़ा। वे दोनों चौंक गए और जल्दी से पीछे हटकर उस व्यक्ति की ओर देखने लगे जिसने ये कदम उठाया था। जो व्यक्ति आया था वह एक महिला थी, सुंदर लेकिन वीर, उज्ज्वल, गुलाबी गालों और चमकती आंखों वाली। कियू याफेक। जब म्यू किनकिन ने महिला को देखा तो वह नाखुश दिखी और पूछा, क्या आप अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना चाहती हैं? महिला कियू याफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, जूनियर सिस्टर म्यू, यदि आप लेवल 1 के विशेष दूत पर हमला करती हैं, भले ही आप पैलेस मास्टर की शिष्या हों, तो आपको शायद कड़ी सजा दी जाएगी।
उसने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया, उसे मरना ही होगा। मू किनकिन ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने विशेष दूत को नाराज किया है और उस पर हमला भी किया है। तुम्हारी साधना नष्ट होना सबसे हल्की सजा है। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हारा स्वामी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कियू याफेग ने ठंडे स्वर में कहा। म्यू किनकिन गुस्से में थी, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रथम स्तर के दूत का क्या मतलब होता है, और यदि उन्होंने वास्तव में कोई कार्रवाई की तो अंतहीन परेशानी खड़ी हो जाएगी। अंत में उसने ठंडी सांस ली, अपना जादुई हथियार रख दिया और फैंगचेन को घूर कर देखा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर वह म्यूजू को ले गई। फैंगचेन ने उसे नहीं रोका। आखिरकार वह अभी अभी लुओतियानियों में आया था, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी। धन्यवाद साथी दाओवादी मेंग। जुए ने आगे बढ़कर क्षमायाचना करते हुए उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। मेरी बहन ने भी मुझे धन्यवाद दिया और कहा, इस बार हम पर आपका एहसान है और हम इसे चुका देंगे। फैंगचेन ने कहा, साथी ताओवादी जुएर, साथी ताओवादी बिंग र, इसे बहुत गंभीरता से मत लीजिए, ये सिर्फ एक छोटा सा उपकार है। जब बड़ी बहन ने सुना कि फैंगचेन उसका नाम जानता है तो वह थोड़ा चौंकी। तुम मेरा नाम क्यों जानते हो? फैंगचेन मुस्कुराया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों जुड़वा होनी चाहिए। यह एक जुए है और आपका नाम मैं केवल बिंग र का अनुमान लगा सकता हूँ। बहन बिंग र एक क्षण के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया और बोली, मेरा नाम वास्तव में बिंग र है। आपसे मिलकर खुशी हुई, साथी ताओवादी। फिर उन्होंने कहा, साथी दाओवादी, हमारे पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए हम अब और नहीं रुकेंगे। जहाँ तक लुओशेन संप्रदाय का सवाल है, आपके पास स्तर एक लुओशेन आदेश है, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलविदा। अलविदा। फैंगचेन ने सिर हिलाया। अलविदा। जुए ने फैंगचेन को हाथ हिलाया और बिंग र के साथ चली गई। कियू याफेंग फैंगचेन के पास गया और सलाम किया, विशेष दूत को नमस्कार। मैं आल्डा हॉन के आदेश पर आपको लेने आया हूँ। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। फैंगचेन ने क्षमा मांगते हुए कहा। कियू याफेग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि कियू किनकिन पैलेस मास्टर का बच्चा है, लेकिन पैलेस मास्टर के कई बच्चे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे विशेष दूत को कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतना है कि कियू किनकिन हाल ही में संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ रहा है, जिसका नाम एडेटियन है। ये व्यक्ति झोंग युआन दायरे के तीसरे स्तर पर है और संप्रदाय में एक निश्चित स्थिति रखता है। वह प्रतिशोधी भी है, इसलिए कृपया अधिक सावधान रहें। धन्यवाद। फैंगचेन ने सिर हिलाया। हालांकि आपका परिचय एल्डरहोंग ने कराया था, लेकिन जिउझोंग सम्मेलन के लिए उम्मीदवारों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें निर्णय लेने से पहले सभी एल्डर्स के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। कियू याफेंग ने फिर कहा, ठीक है। फैंगचेन ने सिर हिलाया। इसके बाद कियू याफेंग ने फैंगचेन को लिया और लुओशेन गेट की ओर चल दिया। दूसरी ओर त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय। झाओ शिमाई, जो एकांत में अभ्यास कर रहे थे, उन्हें कुछ महसूस हुआ और उनकी आंखें अचानक चमक उठी। वह आदमी अंततः लुओतियानियू के पास आया। ये बहुत बढ़िया है। उसने लुओशेन ऑर्डर में अपनी छाप छोड़ी थी, और जब मेंचे ने लुतियानियू में कदम रखा तो वह इसे महसूस कर सकेगी। पहले उस आदमी को ढूंढो। इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, भागने के लिए तैयार। याद, लेकिन उसकी हरकतें दरवाजे पर खड़ी नौकरानी को पता चल गईं। मिस, अब आप कहाँ जा रही हैं? जब संप्रदाय के गुरु को पता चला कि आप गुप्त रूप से दिव्य पूर्व क्षेत्र में गई हैं, तो उन्होंने आपको आधे साल के लिए कारावास की सजा दी, और समय अभी पूरा नहीं हुआ है। शश, जियोकुई, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो। झाओ शिमाई ने जल्दी से जियोकुई के छोटे से मुंह को ढक दिया। मैं अभी थोड़ी देर के लिए चुपके से बाहर जाऊंगी, क्या तुम दादाजी को नहीं बताना? उसने निर्देश दिया। जियाओकुई को बहुत बुरा लगा। झाओ शिमाई ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोली, लेकिन संप्रदाय के गुरु के पास असाधारण जादुई शक्तियां हैं। मैं उनसे इसे कैसे छिपा सकती हूँ? निश्चिंत रहें। झाओ शिमाई ने गर्व से कहा, दादाजी पिछले 2 महीनों में एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। अगर मैं चुपके से बाहर निकल जाऊं तो वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन जियोकुई कुछ कहना चाहता था। लेकिन मत कहो, ये तय हो चुका है। तुम बस वही प्रतीक्षा करो, और यदि वो सचमुच आ जाए तो बस कह दो कि तुम्हें भी नहीं पता था, बस इतना ही। अगले ही पल झाओ शिमाई एक झटके में गायब हो गई।
जियो कुई कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने खुद को रोक लिया और केवल कड़वी और हताश दिखी। रास्ते में फैंग चेन ने ऊंचे और परी जैसे लुओशेन गेट को देखा और भावुक हुए बिना नहीं रह सका। जैसा कि लुओ तियानियू से उम्मीद की जाती है, लुओशेन संप्रदाय, जो केवल एक तीसरे स्तर की शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है। जल्द ही वह एक विशाल महल में पहुंच गया। कियू याफेंग ने कहा, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं जाकर रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, फैंग चेन ने सिर हिलाया। कियू याफेंग अंदर आया, जबकि फैंग चेन दरवाजे के बाहर चुपचाप इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम कोई खबर पा पाते, हमने दूर से लोगों के एक समूह को यहाँ की ओर आते देखा। उनमें से एक फैंग चेन का परिचित था, जिसका नाम म्यू किनकिन था। ओह, कितनी परेशानी है, उसने आह भरी। म्यू किनकिन ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन को देखा और अपने बगल में खड़े आदमी से कहा, वरिष्ठ भाई। वह वही था जिसने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल वही एडेटन था जिसका कियू याफेंग ने पहले उल्लेख किया था। क्या तुम वही दूत हो? एटियन ने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं एक विशेष दूत हूँ, लेकिन आप कौन हैं? फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किनकिन ने कहा था। आप एक विशेष दूत के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए इतने घमंडी और दबंग हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि एक प्रथम स्तरीय विशेष दूत संप्रदाय में अनियंत्रित रूप से चल सकता है? एक तियान ने व्यंग्य किया, घमंडी और दबंग, चाहे मैं कितना भी घमंडी क्यों न हूं, मैं तुम लोगों जितना आगे नहीं जाऊंगा जो अपनी ताकत का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाते हैं। ये हमारा क्षेत्र है, दूसरों को धमकाना हमारे लिए स्वाभाविक है। लेकिन तुम, एक बाहरी व्यक्ति, हमारे लोगों को धमकाने की हिम्मत करते हो। यह मामला इतना आसान नहीं होगा। एक तियान की आंखों में जानलेवा इरादे की चमक थी, और उसी समय झोउ युआन क्षेत्र की उसकी तीसरी स्तर की साधना शुरू हो गई। बेशक, जब तक तुम घुटने टेकोगे, प्रणाम करोगे और कुत्ते की तरह किनकिन के पैर चाटोगे, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। उसने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। इस टिप्पणी से समूह में भी हंसी फैल गई। भाई, यह उसके लिए सजा नहीं है, यह उसके लिए पुरस्कार है। हाँ हाँ, इस तरह का व्यक्ति जंगल की दुनिया के तलवे चाटने के लायक नहीं है। ये सही है। सभी ने फैंग चेन का मजाक उड़ाया और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको विशेष दूत का आदेश कैसे मिला, लेकिन निचले क्षेत्र के लोग अभी भी निचले क्षेत्र के लोग ही हैं। मेरे लोटियन क्षेत्र में घमंडी और दबंग होने के बारे में मत सोचो। एटियन ने ठंडे स्वर में कहा, जनता से उत्पीड़न, धमकियों और उपहास का सामना करना पड़ रहा है। फैंग चेन के चेहरे पर शुरू से आखिर तक एक शांत भाव था। जब उनकी बात खत्म हुई तो उसने ठंडे स्वर में कहा, क्यों? यहाँ भौंकने के अलावा तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो? लड़के, तुमने क्या कहा? जैसे ही ये शब्द बोले गए, एडितियान और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत उदास हो गए। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया? मैंने कहा था कि तुम कुत्ते हो, फैंग चेन ने शांति से कहा। रानी के दल में सभी लोग तुरंत क्रोधित हो गए। वास्तव में निचले क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उन्हें कुत्ता कहा था। यह असहनीय था। रुकना, एडेटन ने उन लोगों को रोका जो गुस्सा होने वाले थे और कहा, उसके पास लुओशेन ऑर्डर है, मूर्ख मत बनो। हालांकि वे फैंग चेन को गंभीरता से नहीं लेते थे, फिर भी वे लुओशेन ऑर्डर के कारण उससे थोड़ा सावधान थे। भाई, आप क्या कर रहे हैं? इस समय कियू याफेंग हॉल से बाहर चला गया और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। ये देखकर एक तियान ने शांति से कहा, कुछ नहीं, बस विशेष दूत से बात कर रहा था। कियू याफेंग ने कहा, भाई, मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की एक विशेष पहचान है और वह जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेरे लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए कृपया विनम्र रहें। क्या ये कमीना मेरे लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करके जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने के योग्य है? जब राजा एड ने ये सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। नहीं, मैं बुजुर्गों से मिलना चाहता हूँ। वह हॉल की ओर चला गया। ये सही है, हम निचले क्षेत्र के लोगों को हमारे लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कैसे करने दे सकते हैं? क्या निम्न लोक के लोग इसके योग्य हैं? ये सही है, ये हमारे लुओशेन संप्रदाय को शर्मिंदा कर रहा है। अन्य लोगों ने एक के बाद एक कहा और एडेटन के पीछे हॉल में चले गए। आप, ये देखकर कियू याफेंग चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी, इसलिए वह केवल फैंग चेन से कह सकी, विशेष दूत, कृपया मेरे साथ अंदर आइए। वास्तव में
फैंग चेन कहना चाहता था कि अगर यह काम नहीं करता है तो इसे भूल जाओ। आखिरकार यह उसके लिए एक बेकार चीज थी, लेकिन क्यू याफेंग ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर हॉल में चली गई। फैंग चेन बहुत असहाय महसूस कर रहा था। बड़े, वह आदमी निचले लोक से आता है। हमारे लुओ शेनमेन का प्रतिनिधित्व करना बहुत अपमानजनक है। कृपया अपना जीवन वापस ले लो। हॉल में एडेटियन ने ऊंची आवाज में कहा। हॉल में 7 बुजुर्ग ऊंचे स्थान पर बैठे थे और जब उन्होंने ये सुना तो वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वास्तव में हमने भी इस समस्या के बारे में सोचा है, लेकिन आप हमारे लुओ शेन संप्रदाय की स्थिति भी जानते हैं। आपकी पीढ़ी में एक अंतर है और केवल 1 या 2 प्रतिभाशाली लोग हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। आप क्यूशू की प्रतिभाओं के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहता। निचले क्षेत्र के लोगों को संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने देना वाकई थोड़ा शर्मनाक था। फैंग चेन, जो अंदर आया था, ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया। एक अन्य बुजुर्ग ने भी कहा, इस मामले को पहले तय किया जा सकता है और अन्य उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में बहुत देर नहीं होगी। नहीं, एडेटियन ने कहा, यहाँ तक कि निचले क्षेत्र का व्यक्ति भी उसका स्थान लेने के योग्य नहीं है। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, डेटियन, क्या आप लुओ शेन संप्रदाय को शीर्ष 100 में ले जा सकते हैं? मैं, बेशक है डेटियन, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। शीर्ष 100, शीर्ष 1000 में होना पहले से ही बहुत अच्छा है। आखिर ये क्यूशू की प्रतिभा है। हालांकि लुतियानेयू क्यूशू का केंद्र है, लेकिन इसे सबसे मजबूत नहीं कहा जा सकता। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन निचले क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना और भी असंभव है। निचले क्षेत्र के किसी कुत्ते के लिए ये जगह बर्बाद करने जैसा है। वह दहाड़ कर बोला। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा। उसकी आंखें अहंकार से भरी हुई थीं। मैं उसके साथ द्वंद्व करना चाहता हूँ। एक जीवन मरण द्वंद्व, संप्रदाय की खातिर, चाहे कुछ भी हो, आप अपना स्थान किसी निचले डोमेन के कुत्ते को नहीं दे सकते। यहाँ तक कि किसी विकल्प के लिए भी नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में मौजूद सभी लोग चौंक गए। एडेटियन, तुम पागल हो, क्यू याफेंग चिल्लाया। तुम संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। इस तरह से निचले क्षेत्र के व्यक्ति को निशाना बनाना, क्या यह आवश्यक है? इसके अलावा तुम्हारा साधना स्तर झोयुआन के 3रे स्तर पर है और वह सिर्फ एक वजन है। एडेटियन, लापरवाही से काम मत करो। भले ही तुम उसे जाने न दो, लेकिन मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बुजुर्ग ने थोड़ी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। एडेटियन ने व्यंग्य किया, यदि आपके पास रैंकों में लड़ने की ताकत भी नहीं है, तो आप और भी कम योग्य हैं। बड़े, हालांकि मेरी पीढ़ी की प्रतिभा में गिरावट आई है, मैं इस लड़ाई का उपयोग ये साबित करने के लिए करूंगा कि हमारा लुओ शेन संप्रदाय दूसरों की तुलना में कमजोर नहीं है। जो कोई भी हमारे लुओ शेनमेन का फायदा उठाना चाहता है, वह इसके बारे में सोचता भी नहीं है। ये सही है। क्यूशू सम्मेलन में जाने से सभी लोग हंसेंगे। म्यू किनकिन ने भी तिरस्कार के साथ कहा। जब बुजुर्गों ने ये सुना तो वे चुप हो गए। एडेटियन ने जो कहा वह सही है। यह मामला लुओ शेन संप्रदाय के भविष्य से जुड़ा है। हालांकि फैंग चेन को होंग जिनलिंग द्वारा पेश किया गया था, होंग जिनलिंग लंबे समय से निचले क्षेत्र में थे। ये सोचना भी गलत है कि निचले क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना ऊपरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती है। ये सोचकर वे और नहीं रुके। वैसे भी फैंग चेन एडेटियन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। चलो मौत तक लड़ते हैं। निचले क्षेत्र के लोगों, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? यदि नहीं, तो लुओ शेन आदेश छोड़ दो, माफी मांगो और किनकिन के सामने झुको। फिर अपने आप को अपनी साधना से वंचित करो। लुओ शेन गेट से बाहर निकल जाओ। उसने फैंग चेन को तिरस्कारपूर्वक देखा। ठीक है, फैंग चेन ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु के द्वंद्व के लिए सहमत हूँ। चूंकि दूसरे पक्ष ने बार बार उस पर दबाव डाला है, तो वह इसे क्यों सहन करता रहे? जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में मौजूद सभी लोग चौंक गए। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि निचले क्षेत्र का मूल निवासी फैंग चेन वास्तव में एडेटियन की चुनौती को स्वीकार करने का साहस करेगा। अच्छा, एडेटियन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस डर है कि तुम, एक बदमाश, सहमत होने की हिम्मत नहीं करोगे। फैंग चेन ने कहा, अभी चिंतित मत होइए। क्या तुम डर गए हो? एडेटियन ने घृणा से कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जीवन मृत्यु के द्वंद्व में, अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो क्या तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा?
हाँ हाँ हाँ, ये सुनकर दैतन जोर से हंसा। तुम एक नीच कुतिया, मुझे भी मारना चाहती हो? क्या होगा अगर? फैंग चेन मंद मंद मुस्कुराया। कोई संभावना नहीं, तुम मर जाओगे। एडेटियन ने व्यंग्य किया कि याफेंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा, जीवन और मृत्यु का द्वंद्व, मंच पर जीवन और मृत्यु, मन से बाहर कोई शिकायत नहीं। यदि आप उसे मार देते हैं तो कुछ नहीं होगा। यदि कोई भी आपको परेशान करना या पीछा करना जारी रखता है तो उन्हें सीधे मार दिया जाएगा। आप लुओशेन गेट के नियमों को नहीं तोड़ सकते, इसलिए चिंता न करें। ये सुनकर फैंग चेन ने सिर हिलाया। ये ठीक है, निचले क्षेत्र की कुतिया, अब जब तुम्हें नियम पता चल गए हैं तो चलो, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज सकूं। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था, इसलिए सभी लोग महल से बाहर निकलकर लुओशेन मेन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में आ गए। युवा पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली नेता के रूप में एडेटियन के निचले क्षेत्र के लोगों के साथ जीवन मरण की लड़ाई ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब फैंग चेन और अन्य लोग मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे तो यहाँ पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। वे आ रहे हैं, वरिष्ठ भाई और अन्य लोग भी यहाँ हैं। कुछ लोग हैं जो वरिष्ठ भाई के साथ मौत तक लड़ने की हिम्मत रखते हैं। वे वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वह निचले लोक से आए एक भिक्षु थे। मुझे नहीं पता कि उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। वह लोअर डोमेन से है। थोड़ा सुंदर होने के अलावा उसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। बकवास, निचले क्षेत्र से आने पर इसमें क्या खास बात है? हर कोई बातें ही करता जा रहा था और कई लोग फैंग चेन को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। भाई, चलो, निचले क्षेत्र से उस मूर्ख को मार डालो। संप्रदाय में शिष्य इत्यान के लिए जयकार करते रहे और कई प्रशंसकों ने अपना जुनून दिखाया। एडितियान अपने चारों ओर की आंखों से बहुत संतुष्ट था और उसे ध्यान का केंद्र होने का यह एहसास सबसे अधिक पसंद आया। निचले दर्जे के कमीने, मेरे लुओशेन संप्रदाय के मंच पर मरना तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है। उसने अहंकार से फैंग चेन से कहा और फिर ऊंचे मंच पर कूद गया और चिल्लाया, ऊपर आओ और मरो। इस आवाज ने आसमान को हिला दिया। इसने एक ऐसी दबंग आभा पैदा कर दी कि लोगों को डर लगने लगा। लेकिन फैंग चेन शांत दिख रहे थे और कोई उतार चढ़ाव नहीं था। इससे एतियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब आप केवल दिखावा ही कर सकते हैं। फैंग चेन मंच पर चढ़े और एडितियान के विपरीत दिशा में आ गए। इसी समय एक बुजुर्ग मंच पर आए। तुम दोनों, ये लड़ाई जीवन मरण की लड़ाई है। लुओशेन के नियमों के अनुसार एक बार ये लड़ाई शुरू होने के बाद ये तभी समाप्त हो सकती है जब एक व्यक्ति मर जाए, अन्यथा आपको मंच पर रहना होगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? बुजुर्ग ने कहा, कोई आपत्ति नहीं। फैंग चेन और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बुजुर्ग ने फिर कहा, इस युद्ध में चाहे कोई भी जीवित रहे या मरे, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद कोई भी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, दोनों ने फिर कहा। तो नियम तय हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, बुजुर्ग ने हल्के से कहा और फिर तैरकर चला गया। एतियान को कोई कदम उठाने की जल्दी नहीं थी। उसने फैंग चेन को अहंकार से देखा और कहा, निचले क्षेत्र के लोगों, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमकाता हूँ। मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा और 3 चालों के बाद मैं 1 चाल चलूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, श्रोतागण हंगामा करने लगे। भाई, सचमुच अद्भुत है। वह बहुत आत्मविश्वासी है। क्या ये संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों का आत्मविश्वास है? हे, दुश्मन तो सिर्फ एक निचले क्षेत्र का व्यक्ति है। 3 चालों की तो बात ही छोड़िए, चाहे 10 चालें ही क्यों न हो, निचले क्षेत्र का व्यक्ति भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सही है। सभी ने दैतन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उनका मानना था कि 3 चालों के बाद यह दैतन का निजी शो होगा। वास्तव में फैंग चेन ने मना नहीं किया और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। 3 चालें बहुत ज्यादा हैं, मुझे डर है कि मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। 1 चाल।